नमस्कार दोस्तों, मैं अवनीश आपका फिर से एक नई वीडियो के साथ स्वागत करता हूं। तो कैसे आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, फ्रेंच रेवोल्यूशन जो हमने पिछली वीडियो में बात की, तो वो फ्रेंच रेवोल्यूशन का फर्स्ट पार्ट था, क्योंकि वीडियो ज्यादा बड़ी हो जाती है इसलिए हमने ये सेकंड पार्ट बनाया। तो इसमें जो बाकी के फैक्ट थे, मुख्य रूप से चरण क्रांति के जो बाकी के 3 चरण रह गए, उसमें प्रथम चरण की बात कर ली थी, तो इसमें बाकी के 3 चरण की बात करेंगे। तो बने रहिए अंत तक। मैं ऐसा करता हूँ वीडियो अच्छी लगेगी और वीडियो नॉलेजेबल होने वाली है। तो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, राष्ट्रसभा के भंग होने के बाद एक व्यवस्थापिका सभा को बनाया गया था 1791 ईस्वी में, जिसमें सदस्यों की संख्या 745 थी। इसमें भी इस सभा में भी भारी असमानता देखने को मिली। जो व्यवस्थापिका सभा का अध्यक्ष था, उसके दाईं ओर जो बैठा करते थे वो वामपंथी कहलाते थे, और अध्यक्ष के बाईं ओर बैठने वाले जो राजतंत्र के पक्ष में थे वो अध्यक्ष के बाईं ओर बैठा करते थे, और वो वामपंथी कहलाए। और यहाँ पर रेडिकल्स को भी 2 वर्गों में बांटा गया था। जी हाँ, एक तो जैकोबियंस और दूसरे थे जीरोधिस्ट। रेडिकल्स वो समूह था जो उग्र और क्रांतिकारी थे। दोस्तों, एक समय वो भी आया जब फ्रांसीसी क्रांति का भय पूरे यूरोप में फैलने लगा। तो उस वक्त जो पादरी और कुलीन वर्ग के थे, जी हाँ, जो पादरी और कुलीन वर्ग थे वो अन्य यूरोप से भाग गए और अन्य देशों में जाकर क्रांति के खिलाफ आवाजें उठाने लगे। और एक तरफ थे फ्रांसीसी क्रांतिकारी, जो वो भी अन्य देशों में गए और क्रांति के सिद्धांतों का प्रचार करने लगे। क्रांतिकारियों ने ऑस्ट्रिया से राजतंत्री समर्थकों को शरण देने से मना किया था, लेकिन क्रांतिकारियों के मना करने के बावजूद भी ऑस्ट्रिया राजतंत्री समर्थकों को शरण दे देता है, और परिणाम यह होता है कि क्रांतिकारी फ्रांस और अन्य देशों में संबंध खराब होने लगते हैं। और जो अन्य देशों के राजा थे वो क्रांति के कारण शंका में थे। क्रांतिकारियों के मना करने के बावजूद भी जब ऑस्ट्रिया उनको शरण दे देता है, तो फ्रांस जो है वो ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध का ऐलान करता है। युद्ध होता भी है, और परिणाम यह होता है कि फ्रांस बुरी तरह से हार जाता है ऑस्ट्रिया से युद्ध में। फ्रांस के युद्ध में हारने के बाद वहां की जनता को लगता है कि फ्रांस की जो सेना थी उसने अपने सारे भेद ऑस्ट्रिया को बता दिए थे, इसलिए वो युद्ध हार गए। ऐसी सोच ने जनता का रवैया जो था राजा के लिए वो गुस्से वाला हो जाता है। इसके बाद प्रिस्सा और ऑस्ट्रिया ने क्रांतिकारियों को चेतावनी दी, राजतंत्र का समर्थन करते हुए। उन्होंने ये चेतावनी दी कि अगर जो क्रांतिकारी हैं वो राजा की नहीं सुनेंगे तो उन्हें उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी और उन्हें दंड दिया जाएगा। इस चेतावनी के बाद फ्रांस की जनता और गुस्से में आ जाती है और राजा के खिलाफ कदम उठा देती है। राजा व्यवस्थापिका सभा के पास जाता है। इन हालातों में व्यवस्थापिका सभा को खत्म करने का, भंग करने का निर्णय लिया जाता है, और राजतंत्र के हित में कुछ निर्णय है ऐसी राय रखी जाती है। और इसी के साथ व्यवस्थापिका सभा को खत्म करने के निर्णय पर उसको खत्म कर दिया जाता है, और वैश्विक मताधिकार के आधार पर राष्ट्रीय कन्वेंशन का गठन फिर से हो जाता है। 21 सितंबर 1792 को राष्ट्रीय कन्वेंशन का प्रथम अधिवेशन होता है, और इस अधिवेशन में 2 दलों के प्रमुख नेता थे। एक पहला दल जो था वो जैकोबियंस का था, और दूसरा दल जो जीरोधिस्ट के नाम से जाना जाता था। जैकोबियंस ये दल अनुशासित और संगठित लोगों का था। इनके प्रमुख नेता जो थे वो रॉबेस्पियर, हिटलर और दांते थे। इनका पेरिस की भीड़ पर काफी हद तक प्रभाव था। दूसरा था जीरोधिस्टों का। ये किताबी ज्ञान ज्यादा रखते थे, ये राजनीतिक व्यवहार कम रखा करते थे। जी हाँ, और ये शिक्षित थे, और इनके प्रमुख नेता थे स्पार और मैडम रोला और ब्रिसो, ये इनके प्रमुख नेता थे। जैकोबियंस और जीरोधिस्ट ये दोनों दल गणतंत्र की सराहना करते थे। जी हाँ, और साथ में जो विदेशियों के खिलाफ युद्ध हुआ करते थे उनका समर्थन भी करते थे। जीरोधिस्ट दलों के प्रमुख नेता उदारवाद की तरफ रुख कर चुके थे, और उनका मानना था कि क्रांति को अब खत्म होना चाहिए, और वो समाज में समानता के खिलाफ थे जीरोधिस्ट दल। लेकिन जैकोबियंस जो थे वो समाज में समानता चाहते थे, और उनका रवैया जो था वो निम्न वर्गों के लिए बहुत अच्छा था। नेशनल कन्वेंशन के सामने 3 समस्याएं प्रमुख थी: विदेशी आक्रमण, राजा की मौजूदगी और गृह युद्ध। 1792 ईस्वी में फ्रांसीसी सेना बेल्जियम पर अधिकार कर लेती है, और साथ में नीस और सिवाई भी अधिकार में आ जाते हैं। इस अधिकार को देख, इस युद्ध को देख इंग्लैंड, हॉलैंड, प्रिस्सा और ऑस्ट्रिया घबरा जाते हैं। ये 4 देश घबरा जाते हैं। क्रांतिकारियों ने फिर से एक बार घोषणा की कि फ्रांस का गणतंत्र समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की भावनाओं पर आधारित है, और इनका प्रसार करना हम सबका कर्तव्य है। फ्रांस आधिपत्य करने के बाद क्रांतिकारी सिद्धांतों को लागू करेगा, और पादरी और कुलीन वर्गों की संपत्ति को छीना जाएगा, और जो इसका विरोध करेगा उनको देशद्रोही समझ, उनको देश का शत्रु समझकर उनको दंड दिया जाएगा। क्रांतिकारियों की इस घोषणा के बाद वो भयभीत हो गए जो बिना डरे राजतंत्री समर्थक बने हुए थे।
अब ये क्रांति सिर्फ फ्रांस की नहीं बल्कि पूरे यूरोप की हो गई थी, और यूरोप के जो अन्य देश थे वो क्रांति के खिलाफ हो गए। इंग्लैंड, हॉलैंड, प्रूसिया और ऑस्ट्रिया ये एकजुट हो गए, इन्होंने एक गुट बनाया और फ्रांसी और क्रांति के खिलाफ प्रसार करने लगे। इंग्लैंड, हॉलैंड, प्रूसिया और ऑस्ट्रिया का जो एक गुट था, इन्होंने फ्रांस के खिलाफ युद्ध किया और युद्ध में फ्रांस को हरा दिया। और जो ये फ्रांस का युद्ध था वो राष्ट्रीय कन्वेंशन के लिए एक बड़ी समस्या बनकर उभरा। 21 जनवरी 1793 को लुई 16 को फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। राजा के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया था और उसे फिर मृत्युदंड दिया गया था। कन्वेंशन ने एक प्रस्ताव पारित किया, इसके बाद गणतंत्र को शासन में लाया गया। दोस्तों, ये जीरोदिस्त जो दल था, बेशक वो राजा के विरोध में हुआ करते थे, मतलब राजतंत्र के विरोध में हुआ करते थे, लेकिन वो राजा के मृत्युदंड के विरोध में नहीं थे। वो राजा की मृत्यु नहीं चाहते थे। लेकिन दूसरी तरफ जो जैकोबियंस का दल था वो राजतंत्र के पक्ष में हुआ करते थे। उनका कहना था कि राजा देशद्रोह हो चुका है और उसे मृत्युदंड दिया जाना चाहिए। इसके बाद उस पर मुकदमा चलाया गया था, जिसके बाद लुई 16 को, किंग लुई को फांसी पर चढ़ा दिया जाता है, उनको मृत्युदंड दे दिया जाता है। युद्ध के कारण फ्रांस में आर्थिक संकट आ चुका था। हर चीज की जो कीमतें थी वो हद पार कर रही थी। लेकिन इसी के साथ कन्वेंशन ने एक विधान बनाया, अमीरों से कर्ज वसूलना। लेकिन जैकोबियंस, जिनका पेरिस की भीड़ पर बहुत हद तक प्रभाव था, उन्होंने उनकी सहायता से और कम्यून की सहायता से सत्ता पर अधिकार कर लिया और कन्वेंशन को, राष्ट्रीय कन्वेंशन को सत्ता से हटा दिया और जैकोबियंस ने अधिकार कर लिया। इसी के साथ वो विपरीत दल, जो उनका विपरीत दल था जीरोदिस्तों का, उनको गिरफ्तार करते हैं और फिर एक आतंक के राज्य की स्थापना करते हैं, रीजन ऑफ टेरर जिसका नाम था दोस्तों रॉबेस्पियर, जिसकी अगुवाई में ये जैकोबियंस का प्रमुख नेता था। और इसी की अगुवाई में रीजन ऑफ टेरर मतलब आतंक के राज्य की स्थापना हुई। इसी की स्थापना के साथ फ्रांस में फिर से उथल पुथल वाली स्थिति हो जाती है। इसके राज्य में, मतलब आतंक के राज्य में, रीजन ऑफ टेरर में क्रांतिकारियों को सुरक्षा थी, लेकिन जो इनके खिलाफ थे, इनके विरोधी थे, उनको सजाए मौत दी जाती थी बेवजह। प्रमुख रूप से जीरोदिस्त दलों को, जो जीरोदिस्त दल के नेता थे, मतलब उनसे जो जुड़े हुए थे, उन सबको सजाए मौत दी जाती थी। इस सबको देखकर आम इंसान भी, मतलब सब आदमी डर जाते हैं। और फिर जुलाई 1794 में रॉबेस्पियर को कैद कर लिया जाता है और उसको फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। इसी के साथ रीजन ऑफ टेरर, आतंक के राज्य की समाप्ति हो जाती है, उसका चैप्टर क्लोज हो जाता है। आतंक के राज्य के बाद थर्मिडोरियन की प्रतिक्रिया हुई। थर्मिडोरियन नेता द्वारा सत्ता को संभाला गया। ये उदारवादी थे। रॉबेस्पियर के समय जो लागू किए गए थे नियम, उनको हटा दिया गया। रॉबेस्पियर ने जो मूल्य तथा परिश्रमिक से नियंत्रण उठा लिया था, उनको अवैध घोषित दोबारा से कर दिया जाता है और फिर से कीमतें बढ़ जाती हैं। विद्रोह भी होते हैं, लेकिन विद्रोह को थर्मिडोरियन द्वारा दबा दिया जाता है। नेशनल कन्वेंशन द्वारा कुछ अच्छे कार्य जो सभी के हित में थे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अपनाया गया। इसमें फ्रेंच भाषा को आधिकारिक भाषा, राष्ट्रीय भाषा घोषित किया जाता है। गुलामी प्रथा को समाप्त किया गया और कालाबाजारी को खत्म करने के लिए राशनिंग व्यवस्था को अस्तित्व में लाया गया। ऋण कर्जा जो नहीं चुका पाते थे पहले, उनको जेल भेजा जाता था, लेकिन अब नेशनल कन्वेंशन ने इसको खत्म कर दिया था। इसी के साथ मापतोल की नई पद्धति शुरू की गई थी, जिसमें ग्राम, लीटर, मीटर शुरू हुआ था। मुआवजे को भी बंद कर दिया गया था। जो आर्थिक स्थिति से बहुत अच्छे थे, उनको ऊपर कर लगाया जाने लगा और युद्ध कर भी लगाया जाने लगा। धर्म के मामले में राज्य ने खुद को धर्मनिरपेक्ष कर दिया और पादरियों को कोई अधिकार नहीं दिया गया। तृतीय चरण 1794 से 99 तक का रहा। एक उदार गणतंत्र का शासन और राष्ट्रीय कन्वेंशन द्वारा एक संविधान का निर्माण किया गया और 5 सदस्य निदेशक मंडल को कार्यपालिका का उत्तरदायित्व सौंप दिया गया। इस मंडल में प्रत्येक सदस्य को बारी बारी से 3 महीने के लिए अध्यक्षता सौंपी जाती थी और सभी का अधिकार जो था वो भी बराबर था। और इस मंडल में प्रत्येक वर्ष किसी एक सदस्य का कार्यकाल खत्म होता और उसको रिटायर कर दिया जाता और उसके स्थान पर एक नए व्यक्ति की नियुक्ति कर ली जाती थी। लेकिन आखिरकार नेपोलियन ने डायरेक्टरी शासन मतलब उदार गणतंत्र का अंत कर दिया, जो 1794 से 99 तक चला था। जैसे नेशनल कन्वेंशन और फिर डायरेक्टरी मतलब उदार गणतंत्र। इसके बाद नेपोलियन सेना ने विजयों द्वारा फ्रांस के सम्मान को स्थापित किया और डायरेक्टरी शासन का अंत कर दिया। इसके बाद नेपोलियन का सत्ता पर अधिकार हो गया। डायरेक्टरी का शासन जो व्यवस्थाहीन और दुख भरा रहा। संचालक मंडल जिसको ज्यादा ही अधिकार प्राप्त थे, सेना पर नियंत्रण, सेना अध्यक्षों की नियुक्ति तथा फ्रांस की ओर से युद्ध तथा संधि करने का भी अधिकार प्राप्त था। इस मंडल के लिए सबसे बड़ी समस्या युद्ध की ही थी और ऊपर से डायरेक्टरी के सदस्य जो अनुभवी और भ्रष्ट थे। इनके शासनकाल में बुरी तरह से हाहाकार मचा। ऐसे में जनता चाहती थी कि एक ऐसा शासक हो जो देश के अंदर तथा देश के बाहर शांति को अंजाम दे सके, शांति स्थापित कर सके और विदेशी शक्तियों का भी खात्मा कर सके। और अंत में वो नेपोलियन ने किया।
चतुर्थ चरण जो 1799 ईस्वी से 1814 ईस्वी तक चला। 1799 ईस्वी में डायरेक्टरी का अंत करके फ्रांस का प्रथम काउंसिल बना नेपोलियन। फिर 1804 ईस्वी में नेपोलियन ने खुद को सम्राट घोषित किया और फिर नेपोलियन की तानाशाही और साम्राज्यवादी शासन का दौर शुरू होता है। दोस्तों, यूरोप का देश फ्रांस, जिसकी क्रांति के माध्यम से ही पुरातन व्यवस्था का पतन सुनिश्चित हुआ। क्रांति का प्रभाव पूरे विश्व में हुआ, पूरे विश्व इस क्रांति से प्रभावित हुआ। क्रांति के नारे स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, जिनका प्रसार पूरे विश्व में हुआ। एक तरफ राष्ट्रवाद, जनतंत्रवाद को पनपने दिया गया और दूसरी तरफ तानाशाही और सैनिकवाद का जन्म हुआ। तो दोस्तों, ये थे कुछ फैक्ट जो हमने मेन फैक्ट आपको बताया। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को बजा दें ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे सबसे पहले। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।